हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो ड्रामा हम करने जा रहे हैं उसका नाम है द फैमिली रियूनियन, जिसे टी.एस. एलाइट ने लिखा था और इसे पहली बार प्रेजेंट 1939 में किया गया था। टी.एस. एलाइट का लाइफ पीरियड 1888 से 1965 का है। वो एक पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर थे। उन्हें अपने वर्क्स के लिए 1948 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज और ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। उनके नोटेबल वर्क्स थे द वेस्टलैंड जो 1922 में पब्लिश हुआ, मर्डर इन कैथेड्रल जो 1935 में पब्लिश हुआ और फोर क्वार्टेट्स जो 1943 में पब्लिश हुआ। द फैमिली रियूनियन मोस्टली ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। यह ड्रामा प्रोटैगनिस्ट के गिल्ट से रिडेम्पशन की जर्नी को शो करने के लिए मिड 20th सेंचुरी के डिटेक्टिव प्लेज और ग्रीक ड्रामा के एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। यह एक 2 एक्ट प्ले है जो इंग्लैंड के नॉर्थ में विशवुड नाम के घर में रह रहे एक परिवार के ऊपर बेस्ड है। प्ले एक बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन पर स्टार्ट होता है और उसी दिन के एंड पर प्ले खत्म हो जाता है। प्ले का टाइटल काफी आयरनिकल है, जो फर्स्ट इंप्रेशन में सजेस्ट करता है कि एक फैमिली के मेंबर्स काफी इयर्स के सेपरेशन के बाद हैप्पीली रियूनाइट कर रहे हैं, लेकिन सब उल्टा हो जाता है और डे के एंड में सब लोग वापस सेपरेट हो जाते हैं। तो चलिए प्ले को स्टार्ट करते हैं। प्ले इंग्लैंड के नॉर्थ में विशवुड नाम के एक एस्टेट में शुरू होता है। यह प्ले लेडी एमी मोनचेंसी की कहानी है। प्ले का सेटिंग टाइम लेट मार्च का है। लेडी एमी मोनचेंसी अपने बर्थडे पार्टी को होस्ट कर रही है, जिसकी तैयारियों में उनकी 3 बहनें, जिनका नाम है आइवी, वॉयलेट और अगाथा, और उनके हस्बैंड के 2 भाई, जिनका नाम है चार्ल्स एंड गेराल्ड पाइपर, लगे हुए हैं। मैरी भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। मैरी एमी की एक कजन की डॉटर है और वो विशवुड एस्टेट में एक सर्वेंट भी है। एमी काफी बीमार है और वो अपने तीनों बेटे के आने का इंतजार कर रही है। नॉर्थर्न इंग्लैंड में यह कोल्ड स्प्रिंग टाइम है, तो जिस कारण वहां काफी ठंड हो रखी है। इवन गेराल्ड तो अभी से ईस्ट के वार्मर क्लाइमेट को मिस कर रहा है। अब वो सब वहां बैठे अपनी जनरेशन और बच्चों के बीच का डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं। सब मैरी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसकी ओर देखते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो किसी जनरेशन से बिलोंग नहीं करती। फाइनली हैरी वहां आ जाता है। हैरी एमी का सबसे बड़ा बेटा है। अगाथा बोलती है कि यहां वापस आना हैरी के लिए काफी मुश्किल रहा होगा, लेकिन एमी जो हैरी की मदर है वो अगाथा की बातों से डिसएग्री करती है, क्योंकि वो सोच रही है कि हैरी अब वहीं उसके पास रुक जाए, क्योंकि उसकी हेल्थ अब डिक्लाइन कर रही है और उनके एस्टेट का ध्यान रखें। हैरी के आने से पहले एमी सबको बोल रही थी कि वो सब लकी है कि वो हैरी की डेड वाइफ से नहीं मिले, जिसकी डेथ सी में ओवरबोर्ड से गिरकर डूबने से हो गई थी। जब हैरी आया तो सबको लगा कि जॉन आया है। जॉन एमी का दूसरा बेटा है। हैरी को हमेशा लगता कि कुछ क्रिएचर्स उसके अराउंड रहते हैं, जैसे कि ग्रीक ट्रेजेडी से यूमेनिडेस, जो मर्डर के कल्प्रिट्स को हॉन्ट करता है। हैरी की मदर हमेशा उसे कंसोल करने की ट्राई करती कि उस ट्रेजेडी में उसका कोई फॉल्ट नहीं था और सब पहले की तरह ठीक है। लेकिन हैरी अपनी वाइफ की डेथ के बाद से इस गिल्ट में है और खुद को उसकी डेथ का रिस्पॉन्सिबल मानता है, क्योंकि जब उसकी डेथ हुई तब हैरी की अपनी वाइफ से लड़ाई हुई थी और वो मन ही मन उसे मारने के बारे में भी सोच रहा था। हालांकि हैरी यह प्रूव कर सकता है कि उसने अपनी वाइफ को ओवरबोर्ड से पुश नहीं किया था, लेकिन खुद पर फील हो रहे गिल्ट के कारण वो बार बार यह क्वेश्चन करता है कि आखिर उस दिन सब कैसे हुआ था, कैसे उसकी वाइफ की डेथ हो गई। आगे मैरी अगाथा को बताती है कि वो विशवुड से जाना चाहती है, लेकिन एमी चाहती है कि वो वहीं रुके। हैरी और मैरी अपने बचपन के टाइम और मेमोरीज को याद करते हैं, लेकिन उनके बीच कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है। अगाथा आगे बताती है कि हैरी के फादर ने उसकी मदर को मारने की ट्राई की थी, लेकिन अगाथा ने एमी की जान बचा ली थी।
कुछ देर बाद यह अनाउंसमेंट होती है कि जॉन और आर्थर बर्थडे पार्टी के लिए नहीं आएंगे। हैरी भी जाने के लिए कहता है, जिसका उसकी मदर पहले तो प्रोटेस्ट करती है लेकिन बाद में रीजन जानने की भी ट्राई करती है। वो अपने भाई को कहती है कि हैरी जरूर मिशनरी बनना चाहता है। एमी अगाथा पर भी उसके बेटे और हस्बैंड को ले जाने का ब्लेम लगाती है, क्योंकि अगाथा का उसके हस्बैंड के साथ अफेयर था। तो पहले तो उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था और अब उसे यह भी लगता था कि हैरी के दूर जाने का रीजन भी अगाथा ही है। वही उसे अपनी बातों में बहलाकर उससे दूर कर रही है। हैरी जब चला जाता है तो अगाथा और मैरी एडमिट करती है कि उन दोनों ने ह्यूमैनिटीज को देखा। चार्ल्स डिस्क्राइब करता है ह्यूमन कैसे अपनी लाइफ को चेंज करने से रेजिस्ट करते हैं। ड्रामा के एंड में एमी की डेथ हो जाती है और मैरी और अगाथा उसकी बॉडी के अराउंड प्रे करती है और उसके बर्थडे केक से कैंडल्स को बुझा देती है और इसी के साथ हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। द फैमिली रियूनियन ड्रामा का टाइम ड्यूरेशन एक सिंगल डे है और यह एक 2 एक्ट का एक छोटा सा ड्रामा है, लेकिन यह अपने उस टाइम पीरियड के सोसाइटल और फैमिली ब्रेकडाउन को शो कर रहा है। इसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट थीम्स है, लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है इमोशनली आइसोलेटेड। फैमिली के मेंबर्स इमोशनली यूनाइटेड नहीं थे और यह प्ले की स्टार्टिंग से ही क्लियर कर दिया गया था। एमी कंप्लेन करती है कि अब वो ओल्ड हो गई है और अब विशवुड उसे एक कोल्ड जगह लगती है। अगाथा उसे कहती है कि विशवुड हमेशा से ही एक कोल्ड प्लेस रहा है, जो यह शो कर रहा है कि किसी का भी उस प्लेस जो उनका घर है के साथ कोई इमोशनल टच नहीं है। यूनियन में लव और अंडरस्टैंडिंग की चीजें होती है, लेकिन इन दोनों बहनों में कोई लव शो नहीं हो रहा है। प्ले के एंड तक दोनों के बीच की हॉस्टिलिटी ओपनली बाहर आ जाती है और एमी अगाथा को एक्यूज कर रही है। एमी उसे कहती है कि 35 सालों तक तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर रखा और अब तुम मेरे बेटे को भी मुझसे दूर रख रही हो। नेक्स्ट पॉइंट है मैरीज आइसोलेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। प्ले में मैरी काफी फ्रस्ट्रेटेड और आइसोलेटेड है। वो 30 साल की है और स्टिल अनमैरिड है। वो हैरी से प्यार करती है, लेकिन उससे उसकी शादी नहीं हो पाती। जब उसको यंगर जनरेशन से कनेक्ट किया जाता है तो वो मना करती है और कहती है कि वो किसी जनरेशन से बिलोंग ही नहीं करती और रूम से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हैरीज बीइंग इमोशनली आइसोलेटेड। हैरी भी बाकी मेंबर्स की तरह आइसोलेटेड है। कोई भी उसे समझ नहीं पाता। वो रियलाइज नहीं कर पाते कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है जो उन लोगों की तरह नहीं रह सकता है। वो सिन के सेंस में सफर करता है। उसकी मदर को भी उसके ट्रू नेचर की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैरी उसे अपने प्यार से टेम्प्ट करने की ट्राई करती है। पूरी फैमिली में बस अगाथा है जो उसे समझती है और उसके सिन के ट्रू नेचर को समझने में उसकी हेल्प भी करती है। तो चलिए अब प्ले की थीम्स को देख लेते हैं। प्ले की फर्स्ट थीम है फैमिली कन्फ्लिक्ट। फैमिली कन्फ्लिक्ट प्ले की प्राइमरी थीम है जिसे एलाइट इसमें एक्सप्लोर कर रहा है। इस प्ले में एलाइट इस थीम को डिफरेंट जनरेशंस और सेम जनरेशन में सिबलिंग्स के बीच लव हेट रिलेशनशिप को शो करने के लिए एक्सटेंड करता है। प्ले के टाइटल में रियूनियन वर्ड आयरनिकल है। हालांकि मोस्टली फैमिली मेंबर्स फिजिकली यूनाइटेड है, लेकिन पार्टी से पहले के इवेंट्स और पार्टी के ड्यूरिंग हुई चीजें उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देते हैं। इन एडिशन एमी जो फैमिली का सेंटर लग रही थी, प्ले के एंड में उसकी डेथ यह सिग्नल देती है कि फैमिली अब यूनाइट होने की जगह अलग अलग हो जाएगी। फैमिली में कोई भी बर्थडे पार्टी में हैप्पीली और सेलिब्रेटरी मूड में नहीं आया था। एमी के दोनों यंगेस्ट सन्स तो पार्टी में आए ही नहीं। उन्होंने बहाना बनाया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो इंजर्ड है। हैरी अपनी वाइफ की डेथ से परेशान है, जिस कारण उसका मूड भी खराब है और वो भी वहां हैप्पी फील नहीं करता है। मैरी भी हमेशा एम्बेरेस्ड फील करती है क्योंकि वो 30 साल की हो गई है और स्टिल अभी अनमैरिड है। एमी की बहन अगाथा भी गिल्ट में है क्योंकि काफी टाइम पहले उसका अफेयर एमी के हस्बैंड के साथ था।
स्टार्ट में यह रियूनियन कितना ही पिक्चर्स क्यों लग रहा था, लेकिन जल्दी ही यह क्रम्बल की तरह बिखर गया। प्ले की सेकंड थीम है द पावर ऑफ प्लेस। प्लेस की पावर भी यहाँ प्ले में थीम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपोर्टेंस रखती है। एमी के लिए उसकी एस्टेट वैल्यू रखती थी। हैरी के वापस आने पर भी वो चाहती थी कि वो एस्टेट को संभाले, लेकिन दूसरी तरफ प्ले में यंगर कैरेक्टर्स एस्टेट में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, इवन वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। एमी अपनी फैमिली को रीयूनाइट करने का ट्राई करती है, जैसा कि प्ले का टाइटल सजेस्ट करता है, लेकिन उसका फैमिली रियूनाइट का आइडिया ओनली फिजिकल था। इसमें कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी और इसी कारण से फैमिली साथ होते हुए भी यूनाइट नहीं हो पाई और बर्थडे पार्टी का आइडिया फ्लॉप हो गया। विशवुड वॉज देयर होम, लेकिन स्टिल फैमिली मेंबर्स को उस प्लेस से कोई अटैचमेंट नहीं थी। हैरी इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल था, क्योंकि उसकी मदर उसे वो एस्टेट देना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता है। हैरी सबसे एल्डेस्ट है, तो वो ही एक्टिंग लॉर्ड मोनचेंसी भी है और अपनी मदर की डेथ के बाद उसे ही एस्टेट को संभालना है, लेकिन हैरी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ उसने अपनी लाइफ में काफी लॉस एक्सपीरियंस किए हैं और जिस कारण वो यहाँ नहीं रुकना चाहता है, और इतने सालों तक वहां से दूर रहने के कारण तो अब उसका अटैचमेंट भी नहीं रहा है। उस प्लेस में भी वो एबिलिटी नहीं बची थी जो किसी को अपने पास लाए, जैसा कि एमी ने सोचा था। मैरी भी जो वहां इतने टाइम से रह रही थी, वहां से जाना चाहती है। ऐसा लग रहा है जैसे एमी ओल्ड हो गई है और वैसे ही वो प्लेस भी ओल्ड हो गई है। अब उसमें कोई मेमोरी, कोई चार्म नहीं बचा है। प्ले की थर्ड एंड लास्ट थीम है द रोल ऑफ डेस्टिनी एंड गिल्ट। कैरेक्टर्स का बिहेवियर और उनकी नेगेटिव इंस्पिरेशन प्ले में गिल्ट और डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट को शो करती है। यह शो करती है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाले कॉन्सेप्ट को। इस रिगार्ड में एलाइट अगेन ग्रीक ट्रेजेडी के एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। ह्यूमैनिटीज एंड फ्यूरीज का डिस्क्रिप्शन इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीक ट्रेजेडी में ये दोनों उन लोगों को परस्यू करते हैं जो किसी हीनियस, किसी कैपिटल क्राइम्स के लिए गिल्टी हो। स्टार्टिंग में ये बस हैरी को दिखते हैं जो खुद को अपनी वाइफ की डेथ के लिए गिल्टी मानता है, लेकिन प्ले के एंड पार्ट्स में ये क्रिएचर्स अगाथा और मैरी को भी दिखने लगते हैं, जिससे एलाइट सजेस्ट करता है कि ये दोनों भी किसी गिल्ट के बर्डन में हैं। स्टार्ट में अगाथा और एमी को क्लोज दिखाया जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि अगाथा का अफेयर एमी के हस्बैंड के साथ था और जिस कारण एमी और उसके हस्बैंड में काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो एमी का मर्डर करने का प्लान बना लेता है। हालांकि अगाथा अपनी बहन और उसके अनबोर्न चाइल्ड हैरी को बचा लेती है, लेकिन एमी उसे माफ नहीं करती है। हालांकि घर के नौकर डाउनिंग को भी फ्यूरीज दिखाई देता है, लेकिन उसने कोई क्राइम नहीं किया है। प्ले के इवेंट से ऐसा शो हो रहा है कि उस फैमिली रियूनियन से ही गिल्ट स्प्रेड हो रहा है, उसी से ही लिंक्ड है यह सब चीजें। उस दिन काफी इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि लोग अपने पास्ट को याद करते हैं और उन ओल्ड मेमोरीज को करंट डे में फील करते हैं, और इसी के साथ हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। So thank you guys, that's it for today. Don't forget to like, share and comment on the video and subscribe my channel.